वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे? लास्ट क्लास में होपफुली हम लोग क्यूब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि क्यूब में कुछ पोजीशंस होती हैं, जैसे कॉर्नर होते हैं। तो क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। फिर हमने कहा था भाई क्यूब में फेस होते हैं, फेस मतलब फलक होते हैं, दीवार होती है, वो कितनी होती है? 6 होती हैं। फिर हमने कहा था कि भाई एज होते हैं, किनारे होते हैं, तो किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। फिर हमने कहा था कुछ सेंटर होते हैं, मतलब क्या होते हैं? कुछ सेंटर होते हैं। जैसे अगर फेस पर कोई सेंटर बनेगा तो वो फेस सेंटर कहलाएगा, और फेस सेंटर उतने ही होते हैं जितने फेस होते हैं। तो 6 फेस होते हैं, तो हर क्यूब के अंदर 6 ही फेस सेंटर होते हैं, बिल्कुल फेस के बीचों बीच में होते हैं। हर एक बॉडी का एक सेंटर होता है, जिसे बॉडी सेंटर कहते हैं। तो ऐसे ही क्यूब का भी एक बॉडी सेंटर होगा जो क्यूब के बीचों बीच में होगा, ठीक है। वो संख्या में केवल एक ही होता है। ऐसे ही एज सेंटर होता है, हर एज के बीचों बीच में एक सेंटर होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एज सेंटर कहेंगे। 12 एज होते हैं, 12 एज होते हैं, तो 12 ही एज सेंटर होते हैं। तो ये पोजीशन है, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी थी। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि भाई एक फेस डायगोनल होता है और एक बॉडी डायगोनल होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि भाई जैसे ये क्यूब होता है और इस क्यूब को जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो क्यूब का कोई हम फेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फेस। उस फेस का जो डायगोनल होता है वही आपका फेस डायगोनल कहलाता है। तो याद करो, ये वाला पॉइंट तो फेस सेंटर होता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट बताया था ये आपको? फेस सेंटर। ये वाला पॉइंट तो फेस सेंटर होता है। अब दो अपोजिट कॉर्नर्स को, ये वाला कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर को जब मैं मिलाऊंगा तो एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सॉरी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और यही जो लाइन है ना, यही आपका क्या कहलाएगी? फेस डायगोनल कहलाएगी। ध्यान दें, फेस डायगोनल हमेशा फेस सेंटर से पास आउट होता है। कहाँ से निकलता है? फेस सेंटर से। तो ये तो फेस सेंटर है, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये क्या कहलाती है? फेस, थोड़ा लार्ज लिख देता हूँ, फेस डायगोनल, ठीक है। क्या कहलाती है ये वाली लाइन? फेस डायगोनल कहलाती है। अब मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल आपको दिया था कि आपको काउंट करके बताना था कि किसी क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस डायगोनल होते हैं। तो जरा ध्यान दें, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, और एक फेस से आप कितने फेस डायगोनल पास कर सकते हो? जैसे मान लो ये इस फेस का क्या है? सेंटर। यहां से मैं एक फेस डायगोनल पास करूं तो ऐसे जाएगा, ठीक है, और दूसरा फेस डायगोनल पास करूं तो ऐसे जाएगा, सही है। तो एक फेस से कितने फेस डायगोनल पास हो रहे हैं? 2। कितने हो रहे हैं? 2। तो हमारे पास फेस कितने हैं क्यूब के अंदर? 6। पता है ना आपको? ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, दाएं वाला फेस, बाएं वाला फेस, सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस। तो टोटल फेस कितने अपने पास? 6। तो एक फेस से 2 फेस डायगोनल है, एक और एक 2, तो 6 फेस से कितने फेस डायगोनल होंगे? 12। कितने होंगे? 12। 1 से 2, तो 6 से कितने होंगे? 12। इसलिए आप याद रखेंगे कि किसी भी क्यूब में टोटल फेस डायगोनल कितने बन सकते हैं? तो टोटल फेस डायगोनल जो बनेंगे वो एक्चुअल में बनेंगे 12। कितने बनेंगे? 12। कैसे बनेंगे 12? एक फेस में 2, तो 6 फेस में टोटल कितने बनेंगे? 12 बनेंगे, ठीक है। फिर हमने एक और सवाल आपको दिया था, मैंने कहा किसी भी क्यूब के अंदर एक बॉडी सेंटर होता है। क्या होता है? बॉडी सेंटर, ठीक है। हर एक बॉडी के अंदर एक बॉडी सेंटर होता है। सिमिलरली क्यूब के अंदर भी उसका एक सेंटर होगा, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉडी सेंटर, ठीक है, जो क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि बॉडी सेंटर से बॉडी डायगोनल पास होता है, ठीक है, और वो क्यूब के 2 अपोजिट फेस के कॉर्नर्स को मिलाता है, मैच करता है। जैसे ये सामने वाला फेस है, जरा उंगली की तरफ ध्यान दें, ये वाला देखो। हालांकि ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, उसका जवाब दे रहा हूँ।
तो ये सामने वाला फेस, ठीक है। मान लो सामने वाले फेस का ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन से फेस का है? फ्रंट वाले फेस का है, ठीक है। अब हम लोग बैक वाले फेस की तरफ जाते हैं, पीछे वाले फेस की तरफ जाते हैं। तो जरा देखो, ये जो है ये लुक अगेन, ये कौन सा फेस है? ये बैक वाला फेस है, ठीक है। इस बैक वाले फेस का, इस वाले फेस का मैं ये वाला कॉर्नर ले लूं, ठीक है। तो ये कॉर्नर तो है बैक वाले फेस का और ये कॉर्नर है फ्रंट वाले फेस का। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो जो बनेगा वो बॉडी डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि कमरे का एक तो आप सामने वाला कोना ले लो, ऊपर वाला, और एक फिर उस कमरे का नीचे वाला कोना ले लो, उसके जस्ट अपोजिट वाला। जब दोनों को आप मिलाओगे तो एक बॉडी डायगोनल पास होगा और वो बॉडी डायगोनल कहां से जाएगा? बॉडी सेंटर से पास होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तुम यहां से भी समझ सकते हो कि सामने वाले फेस का ये कोना और पीछे वाले फेस का ये वाला कोना जब दोनों को मिलाएंगे तो बॉडी सेंटर से एक लाइन पास होगी और यही लाइन आपका क्या होती है? बॉडी डायगोनल। क्या होती है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल से मेरा मतलब है ये क्यूब का विकर्ण है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि क्यूब में कोने कितने हैं? 8। अब दो कोनों को मिलाने पर आपको एक बॉडी डायगोनल मिल रहा है। आई रिपीट, क्यूब में कोने कितने हैं? 8। दो कोनों को मिलाने पर एक बॉडी डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो 8 कोनों को जब मिलाओगे तो कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 4, है ना। एक इन दो से बन जाएगा जैसे, ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही एक इन दो से बन जाएगा तो कितने हो गए? 2, ठीक है। एक इससे और इससे बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। और एक इस वाले से और इस वाले कोने से मिलकर बन जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 4। तो कुल मिला के ऐसे याद रखें कि दो कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बनेगा, दो कॉर्नर को मिलाने से। टोटल कॉर्नर है अपने पास 8। तो 8 कॉर्नरों को जब एक दूसरे से मिलाओगे तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल पास होंगे? 4। और वो सारे के सारे कहां से जाएंगे? बॉडी सेंटर से पास होंगे। तो किसी भी क्यूब में बॉडी डायगोनल की नंबर टोटल कितनी होगी? 4। जबकि फेस डायगोनल की नंबर कितनी होगी? 12। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 4 कैसे? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बार इन दो कोनों को मिलाया, सही है, ठीक है। एक बार इसको और इस कोने को मिला दें, 2 हो गए। एक बार इस वाले को और इस वाले कोने को मिला दें, कितने हो गए? 3। और एक बार इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को मिला दें, कितने हो जाएंगे? 4। मैं नंबर दे देता हूं कॉर्नर को, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? जब मैं 1 और 2 को मिलाऊंगा तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? जब मैं 1 और 5 को मिलाऊंगा तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। ऐसे ही जब मैं 3 और 7 को मिलाऊंगा, किस किस को मिलाऊंगा? 3 और 7 को, तो दूसरा बॉडी डायगोनल बनेगा। मुझे तो 8 कोनों में एक दूसरे से मिलाना है। अब ऐसे ही अगर मैं, ये वाला 4 नंबर का है और ये वाला 6 नंबर का है, 4 और 6 को मिलाऊंगा तो भी एक बॉडी डायगोनल बनेगा जो बॉडी सेंटर से पास होगा। और लास्ट हमारे पास कॉर्नर बचते हैं 2 और 8। जब मैं 2 और 8 को मिलाऊंगा तो भी एक बॉडी डायगोनल बनेगा। अब बताओ कोई सा कोना बचा है क्या? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। 8 ही तो कॉर्नर होते हैं, तो हमने सबको एक दूसरे से मिलाया है। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल पास हुए? 4। तो याद रखेंगे होपफुली आप लोग कि किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और हर फेस से 2 फेस डायगोनल निकलते हैं, तो टोटल फेस डायगोनल होते हैं 12। और किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं और 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल पास होता है, इसलिए टोटल बॉडी डायगोनल होंगे 4। क्लियर है सबके दिमाग? ठीक है, ओके। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ यूनिट सेल में।
लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में जाना था कि यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल जो होती है वो एक किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जिसके बार बार रिपीट होने से इंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। वही स्मॉलेस्ट यूनिट आपके लिए क्या होती है? यूनिट सेल होती है। हिंदी में जिसे मात्रक कोशिका या एकक कोशिका भी कह देते हैं। क्लियर सबके दिमाग में? अब देखो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ यूनिट सेल की। कि यूनिट सेल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ यूनिट सेल यानी मात्रक कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, अब देखो हम लोग यूनिट सेल को कई तरह से डिवाइड करके देखते हैं। उसमें से पहला हम देख रहे हैं फर्स्ट कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी ये हम यूनिट सेल की टाइप जो पढ़ रहे हैं वो हम किस आधार पर पढ़ने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ध्यान रहे यहाँ हम 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। हालांकि 2D में भी यूनिट सेल हो सकती है, जिसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिस्कस करना है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है, त्रिविमीय जो यूनिट सेल बनती है, जैसे क्यूब बनाया था, क्यूब वाली यूनिट सेल, वो यूनिट सेल कितने प्रकार की हो सकती है? तो पहला हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार की हो सकती है। तो याद रखना इस आधार पर यूनिट सेल जो होती हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। कितने तरह की हो सकती हैं? 2 तरह की। फर्स्ट वन उनमें से क्या होती है? फर्स्ट वन उनमें से होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, या फिर इसे आप लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? सिंपल यूनिट सेल। हिंदी में कहें तो सरल मात्रक कोशिका। ठीक है, अब देखो सिंपल यूनिट सेल्स होती है ना, उसमें जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल are present only at corner। पार्टिकल जो होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर किसी यूनिट सेल में आपको पार्टिकल केवल कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है और किसी पोजीशन पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर वो आपकी सिंपल यूनिट सेल होगी, सरल यूनिट सेल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि मान लो मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल ली है। कौन सी यूनिट सेल ली है? क्यूबिक, यानी घनीय मात्रक कोशिका ली है। तो ये हमारा क्यूब तैयार हो गया। ठीक है, अब इस क्यूब के अगर प्रत्येक कॉर्नर पर मैं एक एक पार्टिकल रख देता हूं, जिसे हम लोग लैटिस पॉइंट भी बोल देते हैं, तो हम लोग एक एक पार्टिकल या लैटिस पॉइंट रख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमने रखे कहाँ पर है? कॉर्नर पर। क्योंकि ये स्थिति क्या है? ये पोजीशन कौन सी है? कॉर्नर वाली। ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। ऑल ऑफ दीज आर कॉर्नर। ये सारे कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 होते हैं। तो कितने लैटिस पॉइंट या पार्टिकल बनाए मैंने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी यूनिट सेल में आपको ऐसा दिखाई दे कि पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर ही प्रेजेंट हो, तो फिर वो यूनिट सेल आपकी सिंपल होगी, सरल यूनिट सेल होगी। फिलहाल ये क्यूब है, इसलिए इसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय मात्रक कोशिका। क्या बोलते हैं? सरल घनीय मात्रक कोशिका, शॉर्ट में बोले तो SCC भी बोल देते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, क्या बोल देते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल। मैं इधर लिख देता हूं विजिबिलिटी के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल। तो अगर किसी यूनिट सेल में आपको पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर दिखाई दे तो वो प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल होगी, जिसे सिंपल, सरल या आध यूनिट सेल भी कहा जा सकता है। और उसमें पार्टिकल केवल कहाँ होंगे? कॉर्नर पर। क्यूबिक यूनिट सेल है तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पर आपको एक एक पार्टिकल नजर आ जाएगा और उसे कहेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर एक प्रिमिटिव हो सकती है और दूसरी हो सकती है आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में अगर आप कहें तो बोल सकते हैं केंद्रित मात्रक कोशिका। कौन सी मात्रक कोशिका? केंद्रित मात्रक कोशिका। ओके। अब सेंटर्ड यूनिट सेल से हमारा क्या मतलब है? सेंटर्ड यूनिट सेल से हमारा मतलब है कि पार्टिकल आर, जो पार्टिकल होते हैं आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, यानी कॉर्नर पर तो पार्टिकल होगा ही हमेशा ही, कोई सी भी यूनिट सेल हो कॉर्नर पर तो होगा ही। केवल कॉर्नर पर है तो सिंपल बोल दीजिएगा। पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड या एज वेल एज सेंटर। ठीक है। पार्टिकल कॉर्नर पर भी होगा, उसके साथ साथ सेंटर पर भी होगा। अब आप तो जानते ही है ना कि मैंने किसी क्यूब के अंदर कितने तरह के सेंटर आपको बताए हैं। अगर ध्यान करो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किसी भी क्यूब के अंदर फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है और एज सेंटर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही, उसके साथ साथ सेंटर पर भी होगा। अब ये सेंटर फेस सेंटर भी हो सकता है। कौन सा सेंटर हो सकता है? फेस सेंटर, यानी पार्टिकल फेस सेंटर पर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये सेंटर बॉडी सेंटर भी हो सकता है, बॉडी सेंटर, तो पार्टिकल आपको बॉडी सेंटर पर भी दिखाई दे सकते हैं। और यही सेंटर एज सेंटर भी हो सकता है। यही सेंटर कौन सा हो सकता है? एज सेंटर, यानी आपको पार्टिकल एज सेंटर पर भी दिखाई दे सकते हैं। होपफुली आपको पता होगा कि फेस सेंटर क्या है और एज सेंटर क्या है और बॉडी सेंटर क्या है। तो फिर बताइए जरा मुझे, मैंने ये क्यूब बना दिया है, बताओ इसमें बॉडी सेंटर कहाँ है? होपफुली आपको याद होगा, हर बॉडी का एक सेंटर होता है जो बीचों बीच में होता है। तो ये क्या है? बॉडी सेंटर। तो अगर पार्टिकल इस पोजीशन पर है तो क्या कहोगे कि भाई बॉडी सेंटर पर है। या फिर फेस सेंटर की बात करें तो बताओ फेस सेंटर कहाँ होगा? अब आपको तो पता है कि हर फेस का भी एक सेंटर होता है। तो जैसे मान लो ये ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस, तो कहीं ना कहीं तो इसका भी सेंटर होगा ना। बोलो कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच में। तो ये पोजीशन कौन सी है? फेस सेंटर वाली। अगर पार्टिकल यहाँ दिखाई दे तो हम कहेंगे कि पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है? फेस सेंटर पर रखा हुआ है। अब जरा सोचो एज सेंटर कहाँ है? अरे भाई एज के सेंटर पर। और एज कौन सा होता है? ये देखो, ये एज ही तो है, तो इसका भी तो सेंटर होगा कहीं ना कहीं। तो इसका सेंटर इसके बीचों बीच में होगा। तो ये पोजीशन कौन सी है? एज सेंटर वाली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल केवल कॉर्नर पर हो तो वो सिंपल होगा। कॉर्नर के अलावा किसी सेंटर वाली पोजीशन पर हो, यानी वो सेंटर वाली पोजीशन फेस सेंटर की हो सकती है, बॉडी सेंटर की हो सकती है या एज सेंटर की हो सकती है, तो फिर वो प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल नहीं होगी, उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है। अब देखो जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें सेंटर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग भी ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे सेंटर्ड यूनिट सेल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेंटर्ड यूनिट सेल कई तरह की हो सकती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें बॉडी सेंटर। कौन सी? बॉडी सेंटर। अब देखो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि मैं पार्टिकल को कहाँ रखने वाला हूँ, बॉडी सेंटर पर। लेकिन ध्यान रहे कोई सी भी यूनिट सेल हो पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही। इसका मतलब इसमें क्या पोजीशन होगी? पार्टिकल आर एट कॉर्नर, कॉर्नर पर तो होगा ही, प्लस
बॉडी सेंटर पर भी होगा। क्लियर सबके दिमाग में? यानी कि अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा कि भाई देखो, जैसे ये एक मैंने क्यूब बना दिया। क्या बना दिया है? क्यूब बना दिया है। ठीक है, अभी बनाया नहीं है, बन रहा है, बन गया। ठीक है, अब इस क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रख दूं। ये लो, अगर केवल कॉर्नर पर छोड़ दूं तब तो ये प्रिमिटिव टाइप की हो जाएगी ना, लेकिन मुझे बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल बनानी है तो मुझे एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पर भी रखना है। तो इसका बॉडी सेंटर कहाँ है? यहाँ बीचों बीच में। तो मैं एक पार्टिकल यहाँ भी रख देता हूँ। क्लियर सबके दिमाग में? ये कौन सी टाइप की यूनिट सेल है? ये बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल है। क्योंकि ये क्यूब बनाया है इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, कई बार इसे हम लोग शॉर्ट में BCC भी बोल देते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। तो कई बार हम इसे BCC भी बोल देते हैं। और हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग काय केंद्रित। क्या बोलते हैं? काय केंद्रित मात्रक कोशिका। तो आपसे अगर कोई पूछे कि काय केंद्रित मात्रक कोशिका में अवयवी कण कहाँ रखे जाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि काय केंद्रित मात्रक कोशिका में, बॉडी सेंटर मात्रक कोशिका के में पार्टिकल कॉर्नर पर होंगे और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी होंगे। और BCC इसका एक एग्जांपल हो सकता है। BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो एक तो कंडीशन हो जाती है बॉडी सेंटर वाली। बॉडी सेंटर के बाद नेक्स्ट पोजीशन हमारी हो सकती है फेस सेंटर वाली, क्योंकि पार्टिकल फेस के सेंटर पर भी हो सकता है। और जो फेस सेंटर्ड वाली पोजीशन होगी उससे जो यूनिट सेल बनेगी वो फेस सेंटर्ड कहलाएगी। और इसमें क्या कंडीशन होगी बताओ? पार्टिकल कहाँ कहाँ होगा, जरा सोच कर बताओ। तो पार्टिकल आर एट कॉर्नर, कॉर्नर पर तो होना ही है, और कॉर्नर के साथ साथ प्लस ऑल फेस सेंटर। मैंने ऑल क्यों लिखा? क्योंकि फेस सेंटर 6 होते हैं, बॉडी सेंटर तो एक ही होता है ना, तो मैंने कहा प्लस बॉडी सेंटर, बट मैंने कहा प्लस ऑल फेस सेंटर, यानी 6 के 6 फेस सेंटर पर पार्टिकल रखा होगा। हम इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो जरा देखें, मैं एक क्यूब बना देता हूँ। अभी बन रहा है क्यूब। ठीक है, तो मैंने एक क्यूब बना दिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या बन गया? क्यूब। क्लियर? अब मुझे इसके कॉर्नर पे तो पार्टिकल रखना ही है, तो मैं कॉर्नर पे पार्टिकल रख देता हूँ, क्योंकि पार्टिकल कॉर्नर पे तो होना ही है। इन्हें लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल कहाँ होता है? कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल होता है प्रत्येक फेस के सेंटर पर। प्रत्येक फेस के सेंटर पर होता है, तो फेस तो आप पहचान ही लेते हैं। ऊपर वाला फेस इसके सेंटर पर, नीचे वाला फेस इसके सेंटर पर, दाएं वाला फेस इसके सेंटर पर, बाएं वाला फेस इसके सेंटर पर। आप बताओ, 2 फेस और बचे कौन कौन से? एक सामने वाला फेस इसके सेंटर पर और एक पीछे वाला फेस इसके सेंटर पर। ठीक है, तो मैं पार्टिकल रखता हूँ। ये पार्टिकल मैंने रख दिया। बताओ ये मैंने कहाँ रखा है? छत के फेस सेंटर पर, ऊपर वाले फेस के सेंटर पर। तो फिर नीचे वाले फेस के सेंटर पर भी रख देते हैं। ठीक है, 2 रख दिए। अभी कितने फेस और बच गए? 4। कौन कौन से? दाएं, बाएं, आगे, पीछे। तो मैं दाएं वाले फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल रख देता हूँ। ठीक है, तो फिर बाएं वाले पर भी रख देते हैं। क्लियर? अब बताओ कितने फेस और बचे? 2। कौन कौन से? सामने वाला और पीछे वाला। तो मान लो ये सामने वाला फेस है, ये। ठीक है, मेरी उंगली की तरफ ध्यान दें, ये सामने वाला फेस है। ठीक है, मैं इस सामने वाले फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल रख देता हूँ। तो लुक इधर देखें और ध्यान दें, ये पार्टिकल कहाँ रखा है? इस वाले फेस के सेंटर पर। क्लियर? अब पीछे वाला फेस रह गया है, तो उसको सोचो,
ये पीछे वाला फेस है, देखो बोला है कि नहीं है, वापस देखो ये पीछे वाला फेस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, मान लो यहाँ है, तो फिर मैं पीछे वाले फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल रख देता हूँ। होपफुली आप अज्यूम कर पा रहे होंगे कि ये पार्टिकल मैंने कहाँ रखे हैं, कॉर्नर पर तो रखे ही हैं, तो ये कॉर्नर पर है सारे, ठीक है। अच्छा, ये फेस छत वाले फेस के सेंटर पर, ये फर्श वाले पर, ये दाएं वाले फेस के सेंटर पर, ये बाएं वाले पर, ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर पर, और ये बैक वाले फेस के सेंटर पर। तो ये जो फेस सेंटर यूनिट सेल होगी, इसके अंदर पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पर भी होगा, सभी फेस के सेंटर पर। जैसे मैंने ये क्यूब ड्रॉ किया है, तो ये क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल होती है, इसलिए इसका एग्जाम्पल बन सकता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर सबके दिमाग में? अच्छा, हिंदी में क्या बोलोगे इसे? हिंदी में बोलोगे इसे आप फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका। रिपीट करो, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका। तो शॉर्ट में से बोल देते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहला हमने बॉडी सेंटर देखा, दूसरा हमने देखा फेस सेंटर, तीसरा हम लोग देखते हैं, क्योंकि सेंटर वाली पोजीशन तो और भी बन सकती है, तो तीसरा हम लोग देखते हैं एज सेंटर को। एज सेंटर के बाद लास्ट हम लोग डी डिस्कशन में लाते हैं, और वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये इंपॉर्टेंट होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? अब देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब होता है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को आप लोग अंतः केंद्रित, क्या बोल सकते हो? अंतः केंद्रित, हिंदी में मात्रक कोष्टिका भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इसको थोड़ा ध्यान देना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या मतलब है कि देखो जो पार्टिकल आप रख रहे हो ना, वो पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा, यानी पार्टिकल आर एट कॉर्नर, वो तो हमेशा होता है कॉर्नर पर पार्टिकल, तो कॉर्नर पर तो होगा ही, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कोई भी दो अपोजिट फेस लेने हैं और उनके सेंटर लेने हैं, और उन सेंटर पर आपको पार्टिकल रखना है, यानी एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है। आपको पार्टिकल और कहाँ रखना है? दो अपोजिट फेस सेंटर पर रखना है। दो अपोजिट फेस सेंटर से मेरा क्या मीनिंग है, तो देखो जरा, हम लोग जैसे मान लो एक यूनिट सेल ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ठीक है, अब इसके कॉर्नर पे तो पार्टिकल होगा ही, तो कॉर्नर पे तो पार्टिकल हम लोग बना देते हैं। ये लो, ये कॉर्नर पे बना लिए हैं हमने। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो कितने पार्टिकल रख दिए? 8। उसके बाद आपको कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर लेने हैं। दो अपोजिट फेस सेंटर से मतलब अगर आपने टॉप वाला लिया है, मतलब छत वाला फेस सेंटर लिया है, तो फिर आपको फर्श वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने दाएं वाला फेस लिया है, तो फिर आपको बाएं वाला फेस लेना पड़ेगा, और अगर आपने सामने वाला फेस लिया है, तो फिर आपको पीछे वाला फेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको दो अपोजिट फेस सेंटर पर पार्टिकल को रखना है। तो मान लो जैसे मैं छत वाले फेस का सेंटर ले लेता हूँ, तो ये ले लिया, तो अब इसके अपोजिट में कौन सा फेस होगा? फर्श वाला, नीचे वाला। तो फिर मुझे अगला पार्टिकल फर्श वाले फेस के सेंटर पर रखना पड़ेगा। इस टाइप की यूनिट सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका। ध्यान रखोगे इस बात को। तो कहाँ रखने हैं पार्टिकल? दो अपोजिट फेस के सेंटर पर आपको पार्टिकल रखने हैं। वो अपोजिट फेस ऊपर नीचे वाले हो सकते हैं, दाएं या बाएं वाले हो सकते हैं, आगे या पीछे वाले हो सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये यूनिट सेल नॉर्मली क्यूबिकल नहीं होती। कैसी नहीं होती? क्यूबिकल नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ क्यूबिकल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में और भी बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप EC बोल सकते हो, है ना। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोल सकते हो, ECC भी कह सकते हो, है ना। ध्यान रहे, अगर ECC कहा है तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ही मानिएगा,
एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मत मानिएगा, क्योंकि ये यूनिट सेल पाई नहीं जाती है नॉर्मली अगर ईसीसी कहा जा रहा है तो फिर वो कौन सी यूनिट सेल होगी? अगर नॉर्मली ईसीसी कहा गया है तो फिर वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी, यानी अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका होगी, और ये क्यूबिकल नहीं होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को, ठीक है। तो शॉर्ट में समरी देखें हमने, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हमने यूनिट सेल को डिवाइड किया है दो हिस्सों में। पहला हिस्सा हमारा कौन सा था? प्रिमिटिव टाइप का, थोड़ी देर में समरी देख लेते हैं। और दूसरा हिस्सा कौन सा था हमारा? सेंटर्ड टाइप का। बोलो था कि नहीं था? प्रिमिटिव में पार्टिकल कहाँ होगा? ओनली एट कॉर्नर। क्लियर है सबके दिमाग में? कहाँ रखना है? कॉर्नर, ठीक है। और कॉर्नर से मतलब आप इस तरह से क्यूब बना दें और क्यूब के 8 कॉर्नर पर 8 पार्टिकल रख दें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एग्जाम्पल, ये घनीय यूनिट सेल है तो एग्जाम्पल हो सकता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर सबके? इसे आप SCC भी बोल सकते हैं। दूसरा हमने सेंटर्ड देखा था, और सेंटर्ड में हमने कहा था कि पार्टिकल कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पर भी होगा। और आपको तो पता है कि सेंटर फेस सेंटर हो सकता है, एज सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है। नॉर्मली अभी हम फेस सेंटर और बॉडी सेंटर की ही बात करेंगे। तो उस आधार पर हमने देखा था कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड हो सकती है। और बॉडी सेंटर्ड में क्या करना है? आपको एक क्यूब ड्रॉ करना है और क्यूब के 8 कॉर्नर पर पार्टिकल रखने के साथ साथ आपको एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर भी रख देना है। क्लियर सबके दिमाग में? ये लो, बॉडी सेंटर्ड हो गई और एग्जांपल हो गया BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड इसी में हम लोग डिस्कस किए हैं कौन सा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। और फेस सेंटर्ड के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा बताओ जरा? हमें एक यूनिट सेल ड्रॉ करनी होगी और यूनिट सेल के 8 कॉर्नरों पर 8 पार्टिकल रखने होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पार्टिकल और कहाँ रखना होगा? फेस सेंटर पर भी। तो यहाँ पोजीशन बनती है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर वाली, बनती है कि नहीं बनती? तो फिर कितने फेस सेंटर है आपके पास? 6। तो 6 पर रख दो। 1 2 3 4। कौन से 2 फेस बच गए हैं? सामने वाला और पीछे वाला। तो ये सामने वाले पर रख दिया और ये पीछे वाले पर। तो ये कौन सी यूनिट सेल हो गई? फेस सेंटर टाइप की। फिर हमने थर्ड इसी में देखी थी, हम एज सेंटर वाली को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो नॉर्मली बहुत कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती। हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट हमने देखी थी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल? एंड सेंटर्ड, ठीक है। और याद रहे कि ये क्यूबिकल नहीं होती। तो इसमें क्या करना है? कॉर्नर पर पार्टिकल रहेगा, कॉर्नर के साथ साथ एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है। 2 अपोजिट फेस सेंटर पर भी आपको पार्टिकल रखना होगा। क्लियर सबके दिमाग में? और एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर से क्या मतलब है? आप सबसे पहले एक यूनिट सेल ड्रॉ करें और यूनिट सेल के 8 कोनों पर 8 पार्टिकल रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई से भी 2 अपोजिट फेस आप ले सकते हैं। छत ले ली है तो फिर फर्श ले लो, दाया लिया है तो बाया ले लो, सामने वाला लिया है तो पीछे वाला ले लो। तो ये यूनिट सेल होती है किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। क्लियर है सबको? तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम लोग 3 डायमेंशनल यूनिट सेल देख रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहले डिस्कशन में ले लिया है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल यूनिट सेल कितने टाइप की हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन में लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। याद है क्या ये शब्द? पैरामीटर याद करो। किसी यूनिट सेल के पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि भाई जो कोई यूनिट सेल होती है 3D में होती है, तो मान लो इस तरह की यूनिट सेल है। कुछ याद आ रहा है क्या? आजकल कुछ याद भी तो नहीं रहता आप लोगों को। अच्छा याद है क्या? चलिए, तो मैंने कहा इस तरह की एक यूनिट सेल है और यूनिट सेल के अंदर मैंने कहा था कि ये 3 एक्सिस में होगी क्योंकि 3 डायमेंशनल होती है, ठीक। फिर मैंने कुछ डिस्टेंस आपको बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को सपोज a मान लो,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है उसको मैं b मान लूँ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है उसको मैं क्या मान लूँ, c मान लूँ। क्लियर सबको दिमाग में? तो मैंने 3 डिस्टेंस बताई थी, चाहे आप कैसे भी कह सकते हो कि लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी, कुछ भी बोलना है, लेकिन 3 जो है लेंथ है वो कौन कौन सी है, a, b और c। उसके साथ साथ फिर मैंने 3 एंगल भी बताए थे, है ना, इनके बीच के एंगल याद करो, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर है? और फिर मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, सारा कितने पैरामीटर हैं, 6। कौन कौन से, 3 लेंथ, टोटल कितने पैरामीटर है, 6 पैरामीटर, है ना। 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं भाई, बताओ जरा। 6 पैरामीटर है, 3 तो आपकी लेंथ है, कौन कौन सी, ए, बी और सी, और 3 ही क्या है, एंगल इन बिटवीन डैम। ठीक है, 3 एंगल हैं इनके बीच के, कौन कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो टोटल कितने पैरामीटर हैं, 6। और याद करो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि 6 पैरामीटर के आधार पर 7 टाइप की यूनिट सेल होती है। कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की यूनिट सेल होती हैं। अब हम उन 7 टाइप की यूनिट सेल को ही डिस्कस करेंगे। सही, ठीक है। तो 6 पैरामीटर के आधार पर हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल देखेंगे। यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, नंबर 1 2 3 4, 7 टाइप के होते हैं टोटल। यहाँ यूनिट सेल का टाइप लिखेंगे। यहाँ लेंथ जो हमने लिखी है कौन कौन सी है, ए, बी और सी, उनके बीच का रिलेशन लिखेंगे। यहाँ जो एंगल लिखे हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, उनके बीच का रिलेशन लिखेंगे। और यहाँ पर पॉसिबल टाइप लिखेंगे। पॉसिबल टाइप से मतलब संभव विविधताएं कि यूनिट सेल कितनी फॉर्म में पाई जाती है। संभव विविधताओं से मतलब वो बॉडी सेंटर भी हो सकती है, फेस सेंटर भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, एंड सेंटर भी हो सकती है, यानी वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ हम 1-2 एग्जाम्पल उसके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहली हमारी यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल को आप लोग घनीय मात्रक कोष्टिका बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, घनीय मात्रक कोष्टिका। ठीक है, अब बताओ क्या किसी क्यूब के बारे में डिस्कस करना जरूरी है? आप समझते हैं कि क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सब सेम होती है, यानी उसके अंदर लेंथ वाले तीनों फैक्टर या तीनों पैरामीटर एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज दैट ये मैंने क्यूब ड्रॉ किया है ना, तो क्यूब में से तभी तो कहूंगा जब इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ सब एक जैसी होंगी। यानी ये अगर a डिस्टेंस है, ये b है और ये c है, तो a और b और c तीनों ही एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान दें आप लोग, अगर क्यूब है तो क्यूब तभी होगा जब a बराबर b है और b बराबर c है। और एंगल तो हमेशा इनके बीच में कितने होते हैं, 90 का ही होता है भाई। आप जिस कमरे में रहते हैं वो ऑलमोस्ट क्यूब की तरह ही होता है। अगर उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ सब सेम है तो एंगल तो हमेशा कितना होगा, 90 का। दीवारें सीधी ही तो होते हैं, तो एंगल कितने का होगा, 90 का। इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी यूनिट सेल हम लोग इसमें देखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बाद टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, ठीक है, हिंदी में आप इसे बोलोगे द्विसमलंबाच। क्या बोलोगे, द्विसमलंबाच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेंथ में थोड़ी डिसिमिलरिटी लेकर के आनी है। एंगल तो वही रखना है, अल्फा बीटा गामा बराबर भी होंगे और 90 के भी होंगे, लेकिन जो लेंथ है ना उसमें थोड़ा चेंज होगा। a बराबर b होगा बट नॉट इक्वल टू c होगा, यानी लेंथ जो है तीनों की तीनों इक्वल नहीं होगी। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो जो टेट्रागोनल यूनिट सेल को आप ऐसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि मान लो मैं इस तरह से एक यूनिट सेल बना दूं, इस तरह से, तो देखो ये A है
ये B है और ये क्या है C, तो A और B तो बराबर रहेंगे, बट ये जो हाइट है ना ये बड़ी होगी, ये बराबर नहीं होगी, तो A बराबर B है बट C इनके बराबर नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की यूनिट सेल अगर मैं बना दूं तो वो यूनिट सेल जो होगी वो टेट्रागोनल होगी। एंगल तो अभी भी 90 का ही बना रहना है, इनके बीच में 90 का ही एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल तो 90 का है, बट A और B तो एक दूसरे के बराबर है मगर C इनके बराबर नहीं है, तो A इजिकल टू B नॉट इजिकल टू C, बट एंगल अभी भी तीनों बराबर भी है और 90 के भी है। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं, थर्ड यूनिट सेल हो सकती है इसमें ऑर्थोरोम्बिक। कौन सी हो सकती है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को कई बार हम लोग सीधा सीधा रोम्बिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रोम्बिक। और हिंदी में इसे कहते हैं विषम लंबाज। क्या बोलते हैं? विषम लंबाज। अब देखो इसके अंदर चेंजिंग क्या होगा कि एंगल तो अभी भी 90 का ही रहेगा। कितने का रहेगा? 90 का, और बराबर भी होगा। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ओके, ठीक है। लेकिन जो लेंथ है उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, तो A नॉट इजिकल टू B, B नॉट इजिकल टू C। क्लियर है सबके दिमाग में? फोर्थ जो होता है वो हम ले सकते हैं हेक्सागोनल। क्या ले सकते हैं? हेक्सागोनल। अच्छा, विषम लंबाज को मैं अगर बात करूं ना, तो विषम लंबाज कैसी होती है? विषम लंबाज बिल्कुल मैच बॉक्स की तरह होती है। मैच बॉक्स जानते हो? माचिस का बॉक्स देखा है? उस तरह की यूनिट सेल ये होती है। मैच बॉक्स कैसा होता है? देखो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है मैच बॉक्स, ठीक है। अब आप खुद ही देख लो, ये वाली कौन सी है लेंथ है? A, ये कौन सी है? B, और ये कौन सी है? C। क्या तीनों बराबर हैं? तीनों अलग हैं। देखो A, B और C, तो लेंथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो A नॉट इजिकल टू B, B नॉट इजिकल टू C। हालांकि सभी हमको बनानी नहीं है, बट हमें थोड़ा आइडिया लेना है कि कौन सी यूनिट सेल के क्या पैरामीटर हो सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे मैच बॉक्स जैसी कौन सी यूनिट सेल है? मैच बॉक्स मतलब माचिस का डब्बा जो होता है, वो सबने देखा होगा होपफुली। और अब देखना कि उसकी सारी लेंथें बराबर नहीं होती, तीनों लेंथें अलग अलग होती हैं। तो ये जो ऑर्थोरोम्बिक टाइप की है या विषम लंबाज टाइप की है, उसके अंदर लेंथ अनइक्वल होंगी, एंगल अभी भी 90 के रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हम लोग देख सकते हैं हेक्सागोनल। कौन सी देख सकते हैं? हेक्सागोनल, और हिंदी में बोलेंगे षटकोणीय। कौन सी? षटकोणीय। षटकोणीय मात्रक कोष्टिका। तो षटकोणीय जो हेक्सागन बनेगा, आपको पता है कि हेक्सागोनल, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, ग्रेफाइट याद है क्या? देखो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जब हमने बनाई थी तो हमने कहा था कि भाई ग्रेफाइट जो होता है ना, उसकी परतदार स्ट्रक्चर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, और एक के ऊपर एक कई सारी लेयर अरेंज होती है। तो मैं यहाँ केवल 2 ही लेयर बता रहा हूँ ना। मान लो इस तरह से ग्रेफाइट की लेयर बना रहा हूं मैं, या फिर वो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, कौन सी? हेक्सागोनल यूनिट सेल वाली, ठीक है। तो अब आप देखो, इसे मैंने इसको बना दिया है। आगे हम इसको बनाने वाले हैं, लेकिन मैंने अभी से इसको बनाया है थोड़ा सा। ये देखो, तो ये एक हेक्सागन है, ठीक है। देखो ये ऐसा ही होता है, षटकोणीय वलय होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी होती है। तो इस टाइप की जो यूनिट सेल होती है ना, उसे हम लोग हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलते हैं। अब इसमें आप कोई से भी 3 लेंथ ले सकते हो। एक तो हाइट वाली लोगे, ठीक है, एक लेंथ वाली लोगे, एक विड्थ वाली लोगे। तो लेंथ विड्थ वाली तो आप सिमिलरली देख सकते हैं, जैसे मान लो ये और ये है, ठीक है। तो इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं? B, और इस वाली को भी बोल रहा हूँ, इसको, और इसको मैं बोल दूं C, ठीक है। तो देखो आप A और B तो एक दूसरे के बराबर होंगी, है ना, लेकिन C जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, यानी C अलग होगी। याद करो, ग्रेफाइट में हमने कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली थी? 1.14 एंगस्ट्रॉम। याद है क्या? 1.14 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1.41 एंगस्ट्रॉम, है ना। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है?
1.41 एंगस्ट्रॉम, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इन बिटवीन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन के बीच की ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, बट दो लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी बोली थी, याद करो हमने दो लेयर के बीच की डिस्टेंस बोली थी 3.4 एंगस्ट्रॉम बोली थी ना। तो देखो ये लेयर वाली जो डिस्टेंस है ना ये ज्यादा है ना, जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी, ये डिस्टेंस ज्यादा है। बाकी ये वाली डिस्टेंस जिसे हम लोग बी बोल रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस जिसे हम लोग ए बोल रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों जगह पे कार्बन होता है, षटकोणीय वलय होती है ग्रेफाइट के अंदर, तो ये भी कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन, और दोनों कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी 1.41 एंगस्ट्रॉम, बट ये दो लेयर है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप ग्रेफाइट के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल टाइप की ही होती है, तो ग्रेफाइट से क्या याद रख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस तो क्या होती है सेम, दैट मींस ए बराबर बी होगा, लेकिन दो लेयर के बीच की डिस्टेंस कुछ अधिक होती है, तो जो सी वाली डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा तो ए बराबर बी होगा, बट नॉट इक्वल टू सी होगा। और एंगल्स की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा तो 90 के होंगे, बट एक एंगल गामा जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने यहां से जो यूनिट सेल बनाई है ना वो यही तो ली है, देखो ये बी है, ये क्या है ए, और ये क्या है सी, यही पैरामीटर तो लिए हैं ए बी और सी। तो बताओ ये वाला जो एंगल है ए और बी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, तो ये कितने का होगा, ये तो षटकोण हो गया ना, यही एंगल तो है, तो ये एंगल तो कितने का होगा 120 का होगा ना। तो सारे एंगल 90 के तो नहीं रहे ना, एक एंगल जो ए और बी के बीच में बन रहा है जिसको नॉर्मली हम लोग गामा बोल देते हैं, वो कितने का होगा 120 का होगा। कितने का होगा 120 डिग्री का होगा। इसका मतलब सभी एंगल 90 के नहीं होंगे। एक एंगल जो है ये वाला एंगल जो षटकोण में बन रहा है, ये वाला जो षटकोण में बन रहा है ये एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये फोर्थ हेक्सागोनल हुआ। और फिफ्थ जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ होगा रोम्बोहेड्रल। कौन सा होगा, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। और इस रोम्बोहेड्रल को हम लोग ट्राइगोनल भी बोल देते हैं, ट्राइगोनल, या हिंदी में इसे हम लोग तिरसमनताज क्या बोलते हैं, तिरसमनताज। क्लियर है। तो फिफ्थ है हमारा रोम्बोहेड्रल, जिसे ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसे तिरसमनताज भी कह देते हैं। और जो तिरसमनताज होगा उसके अंदर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ तो हमारी वही होगी ए बराबर बी बराबर सी, बट जो एंगल है वो भी वही होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो फिर आप बताओ इसमें और क्यूब में क्या अंतर हो गया, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। बस माय डियर सिर्फ एक अंतर होगा, और वो क्या होगा कि यहाँ तो ये 90 का होगा और यहाँ ये 90 का नहीं होगा, बस इतना सा अंतर होगा। यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90। एंगल तीनों बराबर तो होंगे लेकिन ये 90 के नहीं होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी क्यूबिक वाली में और इसमें सिर्फ यही अंतर है, लेंथ दोनों में सेम है, ठीक है, एंगल सेम तो है, पर यहाँ 90 के हैं सारे, यहाँ 90 के नहीं होंगे। ध्यान रखोगे इस बात को। रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल यानी तिरसमनताज के बाद अगली जो हम लोग लेते हैं नंबर 6 पर, वो हम लेते हैं मोनोक्लिनिकल या मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक को हिंदी में बोलते हैं एकनताज। क्या बोलते हैं,
एकन ताज। देखो थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा होपफुली आपको दिख रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एकन ताज मोनोक्लिनिक की। टेबल तो यही कंप्लीट करनी है ना, तो मोनोक्लिनिक की बात कर रहे हैं, एकन ताज की बात कर रहे हैं। तो एकन ताज यूनिट सेल डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल होती है। लेंथ में यहाँ पर कोई सिमिलरिटी नहीं होती। ए नॉट इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी, ठीक है। एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर दो एंगल तो 90 के होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट जो तीसरा एंगल है बीटा वो 90 का नहीं होता। क्लियर सबके दिमाग में। और लास्ट वन हमारे पास रह जाती है नंबर 7, और नंबर 7 जो होती है वो होती है ट्राई क्लिनिकल। ट्राई क्लिनिकल या ट्राई क्लिनिक बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं त्रनताज। क्या बोलते हैं? त्रनताज, ठीक है। और यहाँ पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ लेंथ वाले पैरामीटर्स में अगेन कोई रिलेशन नहीं होगा, बट एंगल वालों में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। ए नॉट इजिकल टू अल्फा नॉट इजिकल टू बीटा, बीटा नॉट इजिकल टू गामा, और गामा नॉट इजिकल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये टेबल भी हमें ध्यान रखनी है। अब होपफुली देखो हम लोग इसको पढ़ तो लेते हैं ना, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि अब तो जेई ने भी यहाँ से एक बार मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन पूछा था ना, तो कुछ लेंथ वगैरह एंगल वगैरह दिए थे, उनको मैच करवाया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैं एक बार फिर से इसको सरल तरीके से बताता हूँ। देखो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिकल और ट्राइक्लिनिक, है ना। ये 7 टाइप की यूनिट सेल होती हैं, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे घनीय मात्रक कोष्टिका, द्विसमलंबाच मात्रक कोष्टिका, विषमलंबाच मात्रक कोष्टिका, षटकोणीय, त्रिसमनताच, एकनताच और त्रनताच मात्रक कोष्टिका, ठीक है। तो मन ही मन पहले तो एक बार नाम रिपीट करें हिंदी में। घनीय मात्रक कोष्टिका, द्विसमलंबाच, विषमलंबाच, षटकोणीय, त्रिसमनताच, एकनताच और त्रनताच। अब देखो एक चीज ध्यान देना, क्यूब के पैरामीटर याद रखने में तो कोई परेशानी नहीं होती, क्यूब से तो सब परिचित होते हैं। तो क्यूब में लेंथ बराबर होती है, एंगल बराबर होते हैं, वो भी 90 के होते हैं। क्लियर। अब देखो घनीय, द्विसमलंबाच और विषमलंबाच यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में एंगल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, एंगल हमेशा 90 ही रहेगा। कितना रहेगा? 90 का, और बराबर रहेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, अल्फा बीटा गामा बराबर और 90, अल्फा बीटा गामा बराबर और 90। क्लियर सबके दिमाग में। अब देखो क्यूबिक के पैरामीटर याद है, तीनों लेंथ बराबर। अब टेट्रागोनल की बात करें, हिंदी में क्या बोला है इसको? द्विसमलंबाच। क्या बोला है? द्विसमलंबाच यानी द्विसम यानी दो लंबाइयां समान हैं। तो कितनी लंबाइयां समान है? देखो 2, ए बराबर बी, दो लंबाइयां समान है, तीसरी समान नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो बहुत आसान है आपके लिए याद करना। द्विसमलंबाच यानी दो लंबाइयां समान, ए बराबर बी, नॉट इक्वल टू सी। और एंगल तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि घनीय हो चाहे द्विसमलंबाच हो चाहे विषमलंबाच हो, एंगल्स में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, एंगल बराबर भी है और 90 के भी हैं। थर्ड देखिए ऑर्थोरोम्बिक यानी रोम्बिक की बात कर रहे हैं, विषमलंबाच। अब बताओ क्या समझ रहे हो? विषमलंबाच यानी लंबाइयां विषम है, यानी लेंथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूं कि विषमलंबाच तो बिल्कुल कैसा होता है? मैच बॉक्स की तरह होता है, माचिस वाला बॉक्स होता है उसकी तरह होता है। तो विषमलंबाच यानी लेंथ में कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल तो वही होंगे, बराबर भी होंगे और 90 के भी होंगे। बोलो ये तीनों याद है कि नहीं है? घनीय मात्रक कोष्टिका, घन की सारी लेंथ बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी, एंगल 90 के। द्विसमलंबाच टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में दो लेंथ जो है इक्वल होंगी, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। द्विसमलंबाच दो लंबाइयां समान, विषमलंबाच कोई भी लंबाई समान नहीं होगी, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर सबके दिमाग में। हेक्सागोनल में आपको अभी भी बता ही चुका हूं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपने क्या करना है। हेक्सागोनल यूनिट सेल में आपको इस तरह से हेक्सागन बना करके देखना है, और उसमें फिर इस तरह की यूनिट सेल होगी। तो ये और ये दो लेंथ तो बराबर होंगी,
ए बराबर बी बट नॉट इज इक्वल टू सी। क्लियर सबके दिमाग में? चूंकि षटकोण बना है तो एक एंगल 120 का भी होगा, इसलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 बट गामा इज इक्वल टू 120। ये भी आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। और अगर याद नहीं भी रहता है तो देखो मैं एक और पैटर्न आपको बताऊं, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, कि पहले ये पैरामीटर लिख दो, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी नॉट इजल टू सी, ए नॉट इजल टू बी, बी नॉट इजल टू सी। अब इसी को रिपीट कर दो, उल्टा रिपीट करो, ये है, इसके बाद ये आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए बराबर बी नॉट इजल टू सी, ए बराबर बी नॉट इजल टू सी। ठीक है, ये है, इसके बाद ये आएगा। देखो लास्ट में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 1 2 3। ठीक है, अब रिपीट करना स्टार्ट करो यहां से। इससे पहले क्या आ रहा है? ये, तो इसके बाद भी यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब इसके बाद यानी इसके भी बाद में क्या आ रहा है? ये, तो इसके बाद भी क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर? यहां से चलो, इसके बाद ये, तो इसके नीचे भी यही पैरामीटर है। यहां से चलो, सबसे ऊपर ये, तो इसके नीचे भी यही वाला पैरामीटर है। तो आप रिपीट भी कर सकते हैं इस तरह से। बाकी मैं जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे भी आप याद रख सकते हैं। हेक्सागोनल के बाद अगला कौन सा है? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का मतलब ट्राइगोनल। ये बिल्कुल क्यूबिक जैसा ही होता है, लेंथ सारी सेम होती है, एंगल सारे सेम होते हैं, बट अंतर क्या है? एंगल 90 का नहीं होगा, क्योंकि 90 हो जाएगा तो फिर क्यूबिक ही हो जाएगा ना, तो क्यूबिक से तो अलग ही होगा, तो 90 का नहीं होगा। अब आइए मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक पर, एकंताक्ष पर और त्रंताक्ष पर। तो देखो भैया, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के अंदर लेंथ में कोई सिमिलरिटी नहीं होती। याद रखेंगे क्या? लेंथ में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, यानी दोनों में ही ए नॉट इजल टू बी, बी नॉट इजल टू सी, ए नॉट इजल टू बी, बी नॉट इजल टू सी। क्लियर सबके दिमाग में? तो लेंथ का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। रहा एंगल का, तो एकंताक्ष वाले याद रखें, एकंताक्ष में एक कोण 90 का नहीं होता। क्या कहा मैंने? एकंताक्ष में एक कोण 90 का नहीं होता। इसका मतलब ये एकंताक्ष के पैरामीटर है। तो देखो एक कोण यानी बीटा नॉट इक्वल टू 90, बाकी दो कोण तो 90 के ही है भाई। तो एकंताक्ष मोनोक्लिनिकल में, इंग्लिश मीडियम वाले भी हो तो मोनोक्लिनिकल में एक एंगल जो है वो 90 का नहीं होगा। मोनो का मतलब एक ही तो होता है, तो एक एंगल 90 का नहीं होता, बाकी दो एंगल 90 के होते हैं। अब आइए त्रंताक्ष, ट्राइक्लिनिक। त्रंताक्ष मतलब तीनों पैरामीटर में ही कोई समानता नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। लेंथ में तो है ही नहीं, एंगल में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। त्रंताक्ष तीनों पैरामीटर में, ट्राइक्लिनिक ट्राई तीन यानी तीनों पैरामीटर्स में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी, सॉरी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90। याद रख सकते हैं आप लोग। एक बार फिर से रिपीट करिए, घनीय के पैरामीटर ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। दशमलव में क्या करना है? दो लेंथ सेम रखनी है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल वही अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाक्ष, इसमें क्या करना है? कोई भी लेंथ समान नहीं होगी, विषम लंबाक्ष, लंबाई में कोई सिमिलरिटी नहीं। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल वही है, बराबर भी और 90 के। उसके बाद हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या करना है? हेक्सागन बनाना है, एक एंगल 120 का हो जाना है, दो लेंथ बराबर होंगी, तीसरी लेंथ बराबर नहीं होगी। ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, एक एंगल जो है 120 का होगा। क्लियर सबके दिमाग में? उसके बाद रोम्बोहेड्रल यानी ट्राइगोनल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ट्राइगोनल आपको नाम से ही पता चल रहा है, त्रिसमांताक्ष, तीनों समान है, सब कुछ सेम है, लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है, बट एंगल 90 का नहीं होगा, क्योंकि 90 का अगर एंगल हो गया, ठीक है, तो फिर वो तो क्यूबिक ही हो जाना है। तो क्यूबिक से तो ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक एंगल जो है वो 90 का नहीं है, बाकी बराबर है एंगल। उसके बाद मोनोक्लिनिक, एक एंगल 90 का नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक, त्रंताक्ष, तीनों ही एंगल 90 के भी नहीं होंगे और बराबर भी नहीं होंगे। बाकी इनके पैरामीटर्स में यानी लेंथ वाले पैरामीटर में तो कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। तो ये 7 टाइप आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पॉसिबल टाइप की, कि ये कितने टाइप की हो सकती हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? तो देखो जरा, पॉसिबल टाइप से मेरा मतलब है कि कौन सी यूनिट सेल किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना। तो मैं अभी टाइप बताई आपको पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। कौन कौन सी बताई थी? सिंपल बताई थी, है ना, सरल वाली,
जिसमें कॉर्नर पर था। फिर दूसरी कौन सी बताई थी, बॉडी सेंटर वाली, एक बॉडी सेंटर पर भी था। फिर मैंने फेस सेंटर आपको बताया था। फिर मैंने एंड सेंटर, एंड सेंटर मतलब दो अपोजिट फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल था। ठीक है, क्लियर सबके दिमाग में? तो वही देखना है कि ये कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। तो ध्यान रखें, क्यूबिक वाली जो होती है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर, कितनी फॉर्म में? 3। 3 कौन कौन सी? सिंपल भी होती है, सिंपल समझ गए ना, सरल घनीय वाली मात्रक कोष्टिका जिसके केवल कॉर्नर पर होता है। सिंपल के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी हो सकती है, यानी बॉडी सेंटर टाइप की भी हो सकती है और फेस सेंटर टाइप की भी हो सकती है। तो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ये 3 फॉर्म है। कौन कौन सी? सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर टाइप की। अच्छा, टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब देखो कोई सी भी यूनिट से लो, सिंपल में तो वो होगी ही होगी, है ना, सिंपल में तो वो हमेशा ही होगी। तो एक फॉर्म तो सिंपल होती है, तो एक तो ये सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सरल वाली फॉर्म में, और दूसरा ये बॉडी सेंटर वाली फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। क्लियर सबके दिमाग में? और ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष की बात करें तो भाई ये 4 फॉर्मों में एग्जिस्ट करती है। 4 फॉर्म आपको पता है ना कौन कौन सी? कौन कौन सी बोलो? सिंपल, रिपीट करो जल्दी से फास्ट। सिंपल के बाद बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के बाद फेस सेंटर, और फेस सेंटर के बाद एक और बताई थी एंड सेंटर। याद है क्या? एंड सेंटर। क्लियर है सबके दिमाग में? एंड सेंटर मतलब 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल होगा। क्लियर? हेक्सागोनल टाइप की है, मैंने कहा देखो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन सिंपल में तो सारी ही यूनिट सेल एग्जिस्ट करेंगी और ये केवल एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है? सिंपल। याद रखेंगे आप लोग इस बात को, ठीक है? तो ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद ट्राइगोनल रूम्बोहेड्रल की बात करें, ये भी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और वो कौन सी है? सिंपल, क्योंकि सिंपल में तो सभी एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाइए मोनोक्लिनिकल। याद रखना, मोनोक्लिनिकल 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कितनी फॉर्म में? 2 फॉर्म में। कौन सी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोनोक्लिनिकल की बात कर रहा हूं। तो मोनोक्लिनिकल के पैरामीटर यहाँ है, तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। 2 कौन कौन सी फॉर्म है जरा देखें। एक सिंपल, सिंपल तो सभी को होना है, और सिंपल के साथ साथ एक और फॉर्म होगी इसकी, और वो होगी एंड सेंटर्ड वाली। कौन सी? एंड सेंटर। वही एंड सेंटर जिसमें 2 अपोजिट फेस के सेंटर पर पार्टिकल होता है। और लास्ट हमारी कौन सी बचती है? ट्राइक्लिनिक, त्रंताच। और ट्राइक्लिनिक के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म होगी, और वो हमेशा कौन सी होगी? सिंपल। कौन सी होगी? सिंपल फॉर्म। क्लियर सबके दिमाग में? तो ये भी हमें ध्यान देना है कि ये कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्यूबिकल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल विषम लंबाक्ष 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, सिंपल और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक वाली जो है विषम लंबाक्ष जिसे कह रहे हो, 4 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। और जो हेक्सागोनल है वो सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एक ही फॉर्म होगी। और जो रूम्बोहेड्रल है वो भी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और जो आपका मोनोक्लिनिकल है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, सिंपल और एंड सेंटर्ड। और लास्ट जो आपका ट्राइक्लिनिकल है वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और वो कौन सा होगा? सिंपल। क्लियर सबके दिमाग में? अब देखो इनको टोटल करो कि भाई कितने टाइप्स हो गए टोटल। देखो क्यूबिकल के 3 टाइप, आपके टेट्रागोनल के 2 टाइप, 3 और 2 कितने हो गए? 5। ऑर्थोरोम्बिक के 4 है ना, तो 5 और 4 9। फिर हेक्सागोनल के 1, 9 और 1 10। उसके बाद रूम्बोहेड्रल का 1, 10 और 1 11। उसके बाद जो मोनोक्लिनिकल है उसके कितने हैं? 2, 11 और 2 13। और लास्ट ट्राइक्लिनिक के कितने हैं? 1, यानी 14। तो टोटल कितने टाइप है? 14। 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 1 14। तो एक सवाल यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, और जो पूछा जाता है कि कुल कितने ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं। कुल कितने ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं? हाउ मैनी ब्रेविस लेटिस आर पॉसिबल। कितने ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस एक साइंटिस्ट के नाम पे लिखा गया शब्द है, तो कितने ब्रेविस लेटिस जो है वो पाए जाते हैं। तो आपको इन सब का टोटल करके बताना है, और टोटल कितना है? 14। तो याद रखेंगे कि 14 ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? अब मैं यहाँ कुछ एक चीजें और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने सभी यूनिट सेल के पैरामीटर देख लिए हैं?
ठीक है। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि ऐसे यूनिट सेल देखो जिसके पैरामीटरों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी हो, बहुत ज्यादा समानता हो, ठीक है। ऐसे यूनिट सेल देखो, जल्दी से देखो इनमें से कौन सी यूनिट सेल है जिसके पैरामीटरों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, और वो है क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि लेंथ बराबर, एंगल बराबर, और वो भी 90 के। क्लियर, लेंथ भी बराबर, एंगल भी बराबर, और वो भी कितने, 90 के। इसका मतलब सबसे ज्यादा सिमिलरिटी या सिमेट्रिक पैरामीटर किसके हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के। इसलिए आप याद रखेंगे, कई बार अच्छे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोस्ट सिमेट्रिक टाइप की यूनिट सेल कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल के पैरामीटर में जितनी सिमिलरिटी है उतनी किसी और यूनिट सेल के पैरामीटर में नहीं है। तो जब मोस्ट सिमेट्रिक हो सकता है तो मोस्ट एसिमेट्रिक भी हो सकता है ना। यानी सर्वाधिक सममितता वाली यूनिट सेल कौन सी है, घनी है, तो सर्वाधिक असममितता वाली भी यूनिट सेल हो सकती है। तो जल्दी से टेबल देखो और बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी यूनिट सेल है जिसके पैरामीटर में कोई सिमिलरिटी नहीं है, किसी भी पैरामीटर में किसी भी तरह की सिमिलरिटी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, ट्राइक्लिनिक। क्यों, क्योंकि देखो लेंथ में कोई सिमिलरिटी नहीं है, किसी भी लेंथ में, इवन एंगल में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, और 90 का भी नहीं है। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, लेंथ में कोई सिमिलरिटी नहीं है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, एंगल में भी कोई सिमिलरिटी नहीं है, और ना ही 90 के हैं। इसलिए सवाल ये भी बनता है कि मोस्ट एसिमेट्रिक टाइप की यूनिट सेल कौन सी होगी, कौन सी यूनिट सेल, मोस्ट सिमेट्रिक टाइप की यूनिट सेल कौन सी होगी, यानी सर्वाधिक असममितता वाली यूनिट सेल कौन सी होगी। तो मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल आपकी कौन सी बनेगी भैया, ट्राइक्लिनिक। कौन सी बनेगी, ट्राइक्लिनिक, त्रिमताज। कौन सी बनेगी, त्रिमताज। तो ये भी याद रखना है कि मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक। क्लियर, और मोस्ट एसिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सी है, ट्राइक्लिनिक, क्योंकि उसके पैरामीटर में कोई सिमिलरिटी नहीं है। अच्छा, ऐसी यूनिट सेल बताओ जो सबसे ज्यादा पॉसिबल टाइप में पाई जा रही हो, जिसकी पॉसिबल टाइप बहुत ज्यादा हो, यानी सबसे ज्यादा हो। तो देखो जरा, ये 3 टाइप में, ये 2 टाइप में, ये 4, ये 1, ये 1, ये 1, और इसके बाद 2, और ये 1। सही है, दोबारा बोलो, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 1। सबसे ज्यादा टाइप में कौन सी पाई जा रही है, 4। और 4 वाली कौन सी है जरा बताओ, ऑर्थोरोम्बिक, यानी विषम लंबाच। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मोस्ट वेरिएशंस के साथ पाई जाने वाली या सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाली यूनिट सेल कौन सी है। सर्वाधिक विविधता से मतलब जो ज्यादा टाइप में पाई जाती हो। तो ये 4 टाइप में पाई जाती है ना, इससे ज्यादा टाइप में तो कोई नहीं पाया जाता। तो ये 4 टाइप में पाई जाती है, कौन सी, ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाच। इसलिए सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाली यूनिट सेल कौन सी है, विषम लंबाच, यानी ऑर्थोरोम्बिक है। तो 3 सवाल हो गए आपके, कौन कौन सा, मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक, मोस्ट एसिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट पॉसिबल या मैक्सिमम पॉसिबल टाइप वाली यूनिट सेल कौन सी है, सर्वाधिक विविधता वाली यूनिट सेल कौन सी है। तो दैट मींस वो ऑर्थोरोम्बिक है, यानी विषम लंबाच है। क्लियर है सबके दिमाग में। तो ये टेबल आपको होपफुली याद होनी चाहिए, और अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप इस लेक्चर को रिपीट कीजिएगा 1-2 बार, होपफुली आपको ये याद भी हो जाएगी। ठीक, तो अब हम इसके 1-2 एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। देखो जरा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के क्यूबिक यूनिट सेल के जो एग्जांपल है वो क्या क्या हो सकते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे NaCl ले सकते हैं, NaCl क्यूबिकल होता है। KCl ले सकते हो, वो भी क्यूबिकल हो सकता है। कॉपर की स्ट्रक्चर भी क्यूबिक में ही आती है। और डायमंड ले सकते हो, डायमंड यानी जो हीरा होता है उसके अंदर भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 1-2 एग्जांपल याद रखना, बहुत मस्त नहीं है लेकिन कुछ याद रखना। ठीक है, उसके बाद टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल टेट्रागोनल का टी से याद रखना, टिन एसएन। ठीक है, टिन का ऑक्साइड SnO2। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। क्लियर सबके दिमाग में, एग्जांपल रख सकते हैं, टी से मैच करना, तीनों एग्जांपल याद हो जाएंगे। ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, विषम लंबाच की बात करें तो हिंदी में लिखेंगे विषम लंबाच गंधक, इसका सिंपल एग्जांपल है। विषम लंबाच मात्र कोष्ठिका का एग्जांपल, विषम लंबाच गंधक, यानी रोम्बिक सल्फर। कौन सी सल्फर,
रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, है ना। विषम लंबाक्ष गंधक, विषम लंबाक्ष में बी से मैच करते हुए एक और आपको एग्जाम्पल बता दूं तो बेरियम सल्फेट, वो इसी टाइप का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और भी देखें हेक्सागोनल टाइप की होती है, मैंने हेक्सागन किस स्ट्रक्चर बनाया था, ग्रेफाइट की में, तो याद रखना इसका सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेफाइट, है ना। और भी हो सकते हैं ग्रेफाइट के अलावा जिंक ऑक्साइड वगैरह वगैरह, पर एक दो एग्जांपल आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोम्बोहेड्रल की, यानी ट्राइगोनल यानी त्रिसमन्ताच यूनिट सेल की बात करेंगे। त्रिसमन्ताच यूनिट सेल के भी कई सारे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनमें से हम एक दो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो त्रिसमन्ताच में आपका ICL हो सकता है, AS हो सकता है, SB हो सकता है, ये सब जो है त्रिसमन्ताच यानी ट्राइगोनल यूनिट सेल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, जैसे कैल्साइट हो सकता है, कैल्साइट CaCO3 को बोलते हैं ना, CaCO3 हो सकता है, तो ये सब HGS भी हो सकता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लास्ट कौन सा बचता है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक जो होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना, मोनोक्लिनिक यानी एकंताच, और हिंदी में एकंताच गंधक ही इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यानी मोनोक्लिनिक सल्फर। कौन सी सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं होने को, तो जैसे Na2SO4 10H2, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल होता है। और लास्ट रिमेनिंग हमारा कौन सा बचता है, ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक जो होता है उसके अंदर आप याद रख सकते हैं H3BO3, क्या याद रख सकते हैं, H3BO3, CuSO4 का क्रिस्टल भी इसी तरह का होता है, 5H2O, ठीक है। ये सब इसके क्या हो सकते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। और भी अगर आप याद रखना चाहें तो जो आइस होता है, आइस की जो स्ट्रक्चर में सॉलिड फेज में हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। मगर इतनी टेबल तो आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। बताओ मैच बॉक्स टाइप की कौन सी यूनिट सेल है, ऑर्थोरोम्बिक। भाई ऑर्थोरोम्बिक में इधर है कि A0 इक्वल टू B, B0 इक्वल टू C, लेंथ में कोई सिमिलरिटी नहीं होती। देखो जरा मैच बॉक्स ऐसा ही तो होता है, उसकी लेंथ कोई सिमिलर नहीं होती। एंगल सारे कितने होते हैं, 90 के होते हैं। मोस्ट एसिमेट्रिक कौन सी है बताओ, ट्राइक्लिनिक, क्योंकि इसकी किसी भी पैरामीटर में कोई सिमिलरिटी नहीं है। मोस्ट सिमेट्रिक कौन सी है, क्यूबिक, क्योंकि सभी पैरामीटरों में सिमिलरिटी है, लेंथ भी बराबर है, एंगल भी बराबर है और 90 के भी है। मैक्सिमम पॉसिबल टाइप में कौन सी यूनिट सेल पाई जाती है, ऑर्थोरोम्बिक। कितने टाइप में, 4, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। क्लियर सबको। तो होपफुली आपको ये टेबल और टाइप ऑफ यूनिट सेल भी याद रहेगा। इसको लर्न करना है, एक दो बार और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।